खरीबात के इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स के बाद जो सच सामने आया है, उस सच को किसी भी कीमत पर हमें रुकने नहीं देना है। कश्मीर फाइल्स की तरह ही ऐसे कई और सच सामने लाने के लिए मैं हिंदू नरसंहारों की सारी फाइलें आपके सामने लेकर आऊंगा। इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको 1921 की द मोपला फाइल्स और 1946 की द कलकत्ता फाइल्स का सच आपको विस्तार के साथ बताया था। आज मैं आपके सामने तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ द नोआखली फाइल्स का एक एक पन्ना खोलूंगा। नोआखली में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए थे वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि नोआखली में पहले हिंदू आदमियों को काटा गया, फिर उनकी महिलाओं का उनके ही पति के हत्यारों के साथ निकाह पढ़वाया गया। हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें गाय का मांस खिलाया गया। छोटी छोटी हिंदू बच्चियों की शादी 60-60 साल के बूढ़े मौलवियों से कर दी गई। और तो और हिंदुओं की अंतर आत्मा को कुचलने के लिए मुसलमान बनाने के बाद हिंदू चचेरे भाई बहनों की आपस में निकाह तक करवाया गया। तो बिना देर किए आपको बताते हैं नोआखली की वो दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने अपने मुस्लिम गुंडों के जरिए हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था। लेकिन कलकत्ता में हिंदू ज्यादा थे, इसलिए 3 दिन के अंदर ही हिंदुओं ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का हिसाब चुकाना शुरू कर दिया। लिहाजा इस बात से सबक लेते हुए सोहरावर्दी ने एक नया प्लान बनाया। उसने हिंदुओं की लाशें बिछाने के लिए इस बार कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर बसे नोआखली को चुना। नोआखली में मुसलमानों की तादाद 80% थी, वहीं हिंदुओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 20% ही थी। लेकिन आबादी में कम होने के बाद भी हिंदू इस इलाके पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, ठीक उसी तरह से जिस तरह का प्रभाव कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का था। नोआखली के सारे बड़े जमींदार, वकील, डॉक्टर, टीचर्स, दुकानदार और बड़े किसान हिंदू ही थे। वहां मुसलमानों की आबादी के अंदर ज्यादातर मुल्ला और मौलवियों की संख्या ज्यादा थी। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक नोआखली में काम किया था, उन्होंने अपनी किताब महात्मा गांधी पूर्णाहुति के खंड 2 में, जिस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें लिखा है कि नोआखली में जितने मौलाना और मुल्ला हैं उतने भारत के किसी और हिस्से में नहीं हैं। यहां हर एक गांव में 1 या 2 हाजी होते हैं, ऐसा प्यारेलाल नैयर ने इस किताब में लिखा है। और इन कट्टरपंथी मुसलमानों का उस दौर में सबसे बड़ा नेता था पीर गुलाम सरवर, जो कलकत्ता के दंगों के बाद से ही एक बड़ी साजिश बुनने में लगा हुआ था। और इसे अंजाम देने के लिए उसने दिन चुना 10 अक्टूबर 1946 का। इस दिन बंगाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार था, जिसमें वो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते थे। ठीक इसी दिन गुलाम सरवर ने एक मस्जिद के पास 20,000 मुसलमानों की सभा का आयोजन किया, जहां उसने चीखते हुए लोगों से कहा, भाइयों, जो सारा अच्छा चावल तुम उगाते हो उसे कौन खाता है? उसे हिंदू खाते हैं। भाइयों, हम मुसलमान पतले और कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें भरपेट खाना नहीं मिलता है। भाइयों, हिंदू आदमी मोटे और उनकी औरतें सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा खाना मिलता है, वही खाना जो हम उगाते हैं। गुलाम सरवर के इस जहरीले भाषण को सुनकर अल्लाहू अकबर और लड़कर लेंगे पाकिस्तान और हिंदू रक्त चाहिए, यानी हिंदुओं का खून चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे। गुलाम सरवर ने ठीक वैसा ही भाषण दिया था जो 1990 की जनवरी में कश्मीर की मस्जिदों में दिए गए थे। वहां हिंदू कश्मीरी महिलाओं के बारे में भाषण दिए गए थे, तो नोआखली में बंगाली हिंदू औरतों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। खैर, मुसलमानों का यह जलसा अब जुलूस में बदल गया। इस उन्मादी, बर्बर और हिंसक जुलूस का पहला निशाना बने शाहपुरा के दुकानदार, जिनका बाजार पूरी तरह से जला दिया गया। इसके बाद भीड़ ने नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्र नाथ बोस के घर पर हमला बोला। इस हमले का दर्दनाक वर्णन जस्टिस GD खोसला ने अपनी किताब ईस्टर्न रेकनिंग में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद देश विभाजन का खूनी इतिहास इस वक्त मेरे हाथ में है। जस्टिस खोसला ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 82 पर लिखा है कि मुसलमानों ने सुरेंद्र बाबू के घर में आग लगा दी।
जब घर जलने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी। वो सीधे भीड़ के सामने ही गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आग के हवाले कर दिया और उनका कटा हुआ और बचा हुआ सिर पीर गुलाम सरवर के पास ले गए, जो पास ही में खड़ा हुआ था। जिहादी भीड़ उसके बाद इलाके के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर पहुंची, जहां बाबू राजेंद्र लाल का भरा पूरा परिवार रहता था। उनके घर के आसपास हिंदुओं का पूरा मोहल्ला था। इनमें से भी कई लोगों ने चौधरी साहब के घर में ही शरण ले रखी थी। जब भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी तो पूरा परिवार छत पर चढ़ गया। एक कमरे की छत ढह गई इस दौरान, जिसकी वजह से परिवार के कुछ लोग नीचे आग में गिर गए और मर गए। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन जीडी खोसला ने अपनी इस किताब में कुछ इस तरह से किया है। दंगाइयों ने एक नारियल का पेड़ काटा और सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल कर छत पर चढ़ गए। एक एक करके पूरे परिवार को नीचे लाया गया। पहले मर्दों को क्रूरता से काटा गया और फिर औरतों को गुलाम सरवर के सामने पेश किया गया। इन औरतों को किसी जीते गए इनाम की तरह दंगाइयों ने आपस में बांट लिया और फिर इनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। मुस्लिम दंगाइयों ने ना सिर्फ उच्च घराने की हिंदू औरतों को अपना निशाना बनाया, बल्कि दलित महिलाओं पर भी उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाई। नोआखली के हर गांव में यही सब हुआ। पहले हिंदू परिवारों पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ हमला करती, परिवार के कुछ पुरुषों को काट दिया जाता और जो बच जाते उनकी औरतों और बच्चों के साथ उन्हें मौलवी के पास ले जाया जाता। बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने 8 नवंबर 1946 को वायसराय को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पहले हिंदुओं को कलमा पढ़वाया जाता, फिर गाय का मांस खिलाया जाता था। इसके बाद औरतों के शरीर से सभी हिंदू चिन्हों जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियों को उतार दिया जाता था। वहीं पुरुषों को लुंगी और जालीदार टोपी पहनने का हुक्म दिया जाता। इसके बाद इनके हिंदू नामों को बदलकर इन्हें मुस्लिम नाम दिए जाते और उन्हें बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता। इन पर कई दिन तक लगातार नजर रखी जाती थी कि ये लोग रोज 5 वक्त की नमाज और गाय का मांस रोज खा रहे हैं कि नहीं। नोआखली का हर हिंदू अंदर से टूट जाए, इसके लिए उनके हाथों से गाय कटवाई जाती थी। हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवाई जा रही थी। इन जबरन शादियों का कोई नियम कायदा नहीं था। कभी हिंदू जमींदार की बेटी की शादी किसी मुस्लिम मल्लाह से कर दी जाती, तो कभी 14 साल की हिंदू लड़की का निकाह किसी 55 साल के बुड्ढे के साथ कर दिया जाता। यहाँ तक कि कई बार आपस में ही हिंदू चचेरे भाई बहनों का निकाह पढ़वा दिया जाता था। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सब बातें नोआखली दंगों की जांच के लिए बने कमीशन ने दर्ज की। लेकिन बंगाल के रिसर्चर शांतनु सिन्हा ने जो किस्सा अपनी बुकलेट नोआखली में बताया है, उससे दर्दनाक कहानी कोई और हो ही नहीं सकती, जिसमें एक हिंदू नौजवान को पहले तो जबरन मुसलमान बनना पड़ा और फिर अपनी चचेरी बहन को बचाने के लिए उसे उसके साथ ही शादी यानी निकाह करना पड़ा। उस नौजवान ने बताया था कि मुसलमानों ने कहा कि हमारे घर की लड़की को किसी मुसलमान से शादी करना पड़ेगी। मेरी एक चचेरी बहन बहुत सुंदर थी। गांव के कई मुसलमान उससे शादी करने के लिए उत्सुक थे। गांव की मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी उससे शादी करना चाहता था। वो 60 साल का था और मेरी चचेरी बहन सिर्फ 15 साल की थी। इससे बचने के लिए हमने एक योजना बनाई। मैंने मौलवी से कहा कि मैं खुद अपनी चचेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ। चूँकि अब मैं मुस्लिम बन गया हूँ तो इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी चचेरी बहन से शादी की जा सकती है। सौभाग्य से मौलवी मान गया और 7 दिनों तक मैंने और मेरी चचेरी बहन ने पति पत्नी की तरह रहने का नाटक किया। बाद में जाकर सेना ने हमको उनसे मुक्त करवाया। सोचिए, एक भाई को अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए किस तरह से अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़ा। कई मामलों में मुस्लिम पुरुष ही नहीं, उनके घर की औरतें भी उनके पाप में हिस्सेदार थीं। ऐसा ही किस्सा बयां किया है प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस ने, जो गांधी के साथ पूरे 4 महीने तक नोआखली में रहे थे। प्रोफेसर बोस दुनिया के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में जो लिखा है, उसे पढ़कर इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। प्रोफेसर बोस ने अपनी किताब के पेज नंबर 146 पर लिखा है कि एक अपहृत लड़की ने हमारे सामने अपनी आपबीती सुनाई।
मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का था कि जिस मुस्लिम परिवार में उसे ले जाया गया था, वहाँ की महिलाओं ने एक बेबस लड़की को अपने सामने घसीटे जाने का आनंद लिया। उन्होंने अपने पुरुषों को रोकने के बजाय उस लड़की को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो भी उन जैसी बन जाए। धीरे धीरे पूरे देश को यह पता चल गया था कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। इस पर पूरे देश में उग्र प्रतिक्रिया हो रही थी। गांधी ने भी 17 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वो उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाएं। गांधी के इस असंवेदनशील बयान का पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन गांधी ने इस पर माफी मांगने के बजाय अपने कुतर्कों को अगले दिन और भी ज्यादा मजबूती से सामने रखा। 18 अक्टूबर को गांधी ने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से रखते हुए प्रार्थना सभा में कहा, कल मैंने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए औरतें अपनी जीभ काटकर या फिर खुद से गला घोंटकर मर जाएं, लेकिन मुझे डॉक्टर विधान चंद्र राय और डॉक्टर सुशीला नैयर जैसे 2 डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह से आत्महत्या करना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस को तत्काल आत्महत्या करने का एक ही उपाय मालूम है और वो ये है कि जहर की तेज खुराक ले ली जाए। जिस भी महिला को बलात्कार का खतरा हो उसे मैं जहर खाने की सलाह दूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी अपना जीवन समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है यह मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें मैंने यूं ही कह दी हैं। मैंने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास भी करता हूं। इस बात पर उस दौर में गांधी की काफी आलोचना हुई। 24 अक्टूबर को दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में सैकड़ों नाराज हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया। गांधी पर इतना दबाव बढ़ गया कि उन्होंने 27 अक्टूबर को यह ऐलान कर दिया कि वो खुद नोआखली जाएंगे। 6 नवंबर को गांधी नोआखली के टिपरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुचेता कृपलानी से हुई, जो बहुत बहादुरी के साथ वहां पहले से ही दंगा पीड़ित हिंदुओं के कैंप चला रही थी। यहां गांधी और सुचेता कृपलानी के बीच जो बातचीत हुई उसे दर्ज किया है सुचेता के पति और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में। कृपलानी की इस किताब के पेज नंबर 260 के मुताबिक गांधी और सुचेता के बीच कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी। गांधी, तुम जो इन्हें यहां खाना दे रही हो, क्या इसके बदले में तुमने इनसे कोई काम लिया है? सुचेता, नहीं बापू, यहां सब मुफ्त में दिया जा रहा है। गांधी, तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम्हें इन्हें इनके स्वाभिमान से वंचित कर रही हो। इन पीड़ितों को केवल काम के बदले मदद दो। सुचेता, लेकिन बापू, यदि कोई लाचार औरत अपनी गोद में बच्चा लिए मेरे पास आती है तो क्या मैं उसे तुरंत भोजन और वस्त्र ना दूं? गांधी, ऐसे में अपने दिल पर पत्थर रख लो और बदले में उसे कोई काम दो, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। इन परिवारों को कैंप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। नोआखली में कदम रखते ही गांधी ने 2 बातें साफ कर दी। पहली ये कि हिंदुओं को राहत कैंप छोड़कर अपने अपने गांवों में जाना होगा और दूसरी ये कि पूरे इलाके से सेना और अतिरिक्त पुलिस बल हटा लिया जाए। वहां मौजूद लोगों ने गांधी की इन बातों का विरोध किया। एक युवक ने उन्हें इस पूरे इलाके की स्थिति के बारे में बताया तो गांधी ने उससे क्या कहा, इसका वर्णन प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी किताब गांधी एज आई सॉ हिम में किया है। प्रफुल्ल घोष आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वो अपनी किताब के पेज नंबर 128 पर जो लिखते हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। गांधी जी ने उस युवा से नोआखली में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या अनुपात के बारे में पूछा तो उस युवक ने जवाब दिया कि हिंदू 20% हैं और मुसलमान 80% हैं। फिर गांधी ने उससे पूछा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीनें किस अनुपात में हैं, तो उस युवक ने बताया कि 80% जमीनें हिंदुओं के पास हैं। तब गांधी ने कहा कि यही तो इस संघर्ष की वजह है। गांधी ने नोआखली के मुसलमानों की क्रूरता को उनकी आर्थिक असमानता से जोड़ दिया। कुछ ऐसी ही तुलना पत्रकार बरखा दत्त ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच भी की थी। खैर, गांधी को यह सोचना चाहिए था कि क्या किसी इलाके में हिंदू अमीर हैं तो क्या उस इलाके के गरीब मुसलमानों को उनके कत्ल करने का लाइसेंस मिल जाता है।
इतना ही नहीं, नोआखली में बड़ी तादाद में दलित नामशूद्रों की आबादी भी थी। ये भी बहुत गरीब थे, लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों ने इनका कत्ल किया, इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए और इनका भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जाहिर है नोआखली में जो हुआ उसके पीछे आर्थिक असमानता नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता जिम्मेदार थी, और यही नोआखली फाइल्स का असली सच है। लेकिन यह मुहिम यही नहीं रुकेगी। अगले वीडियो में मैं आपको पटना फाइल्स की हकीकत बताऊंगा, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। कैसे पटना के एक गांव के पास सेना से गोली चलवाकर 400 हिंदू किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और यह गोली चलवाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। लेकिन पटना फाइल्स का पूरा सच जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।